सो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स, ऑल राइट। सो दोनों में से कोई भी डायग्राम तुम चूज कर सकते हो। सेम ही कॉइल पर, सेम ही कोर पे जो है तुम्हारा प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल वुंड किया गया है। ऑल राइट, प्राइमरी कॉइल ये रहा हमारा प्राइमरी कॉइल, ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस हमारे को आउटपुट मिलेगा। प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो तुम्हारा वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो हो जाता है तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। वर्किंग प्रिंसिपल इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तुम लोग का प्रैक्टिकल का डेट आया है, कब है अर्षय, कब है? 1 फेब को है। अच्छा, इतना डिले हो गया। हाँ, फेब कोई रिवाइज आया है क्या डेट शीट? तो नहीं करता तो है, बट ये तो काफी लेट कर रहे हैं। मतलब बोर्ड भी तो तुम लोग का, अच्छा सीबीएसई का तो कोर्स 24 फरवरी है ना, इसीलिए इतना डिले हो गया। ओके, और तुम लोग का 24 फेब, सॉरी हाँ जैन, ये भी काफी लेट है उस हिसाब से। 24 जैन तो किसी का भी जेई वगैरह के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है। किसी का फंस रहा है तो उन दिन नहीं है वो दिन नहीं है। और अच्छा अच्छा अच्छा, तो वही वो कर नहीं सकते ऐसा ना। एनीवे, क्या प्रैक्टिकल्स में क्या फंस रहा है तुम्हारा? निफ्ट का? तो फिर तुम लोगों ने बात नहीं करा? और निफ्ट वगैरह में तो सेकंड अटेम्प्ट भी नहीं होता, जाकर के बात करो बेटा, क्या पता तुम्हारे को ऑप्शन मिल जाए। क्योंकि इन सब में ये हो जाता है ना कि तुम्हारे को ईयर ड्रॉप कर जाना पड़ेगा। तुम्हारा अगर गया तो ईयर ड्रॉप कर जाना पड़ेगा। तो माय सजेशन वुड बी कि डेफिनेटली जा करके बात करो, इसको मिस मत करना। और ए साफ करो ये काम, एप्लीकेशन वगैरह भी अगर लिख सकते हो तो उस चीज को करो। ओके, सो वर्किंग प्रिंसिपल हो जाता है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, सो यहाँ पर जो है तुम्हारा सेकेंडरी कॉइल में भी तुम्हारा ये क्या कहते हैं, ईएमएफ इंड्यूस होगा। इंड्यूस ईएमएफ की वजह से तुम्हारा इंड्यूस करंट फ्लो होगा। ऑल राइट, यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर्स में जो है दो तरीके का होता है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप में तुम्हारा क्या होता है, पोटेंशियल सेकेंडरी पोटेंशियल जो है वीएस जो है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द पोटेंशियल ऑफ द प्राइमरी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्राइमरी सर्किट। ऑल राइट, सो यहाँ पर तुम्हारा प्राइमरी सर्किट में ईपी क्या हो जाएगा, ईपी जो है वो हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ एनपी डी फाइव बाई डी टी। यहाँ पर जो भी तुम्हारा ईएमएफ वगैरह जो भी तुम्हारा इंड्यूस हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑल राइट, एंड यहाँ पर जो है ना हम लोग आइडियल केस का बात करें, यानी कि किसी भी तरीके का एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, तो इन दैट केस ईपी ही जो है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल भी हो जाता है। सिमिलरली ये हो गया फॉर प्राइमरी कॉइल, फॉर प्राइमरी कॉइल। अब फॉर सेकेंडरी कॉइल, फॉर सेकेंडरी कॉइल ES इज इक्वल टू, यहाँ पर भी दिस वुड बी इक्वल टू VS ओनली, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ NS डी फाइव बाई डी टी। NS क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, NP हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। अब दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा हमारा, ES डिवाइडेड बाई EP वुड बी इक्वल टू NS डिवाइडेड बाई
NP। क्लियर है क्या? सो अब यहाँ पर तुम्हारे दो कंडीशंस आ जाते हैं। ये देखो मेरा रेनबो पेन, कंडीशन नंबर 1। ऑल राइट, सी कितना अच्छा है ये पेन। सो कंडीशन नंबर 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। है किसी के पास ऐसा पेन? हाँ, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा तुम्हारा? NS इज ग्रेटर देन NP, तो फिर तुम्हारा ES ग्रेटर देन EP, या फिर ये VS अपॉन VP, VS ग्रेटर देन VP हो जाएगा। सो NS ग्रेटर देन NP, दिस इम्प्लाइज ES, मतलब कि भाई सेकेंडरी में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा VS ग्रेटर देन VP हो जाएगा। ये हो जाता है हमारा कंडीशन फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। एंड सेकेंड आ जाता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है ना। इसमें क्या आ जाएगा हमारा? NS इज लेस देन NP, सो इन दैट केस तुम्हारा VS लेस देन VP हो जाएगा। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन जो हम लोग कहते हैं वो किस टर्म्स में कहते हैं हम लोग? पोटेंशियल के हिसाब से कहते हैं। ऑल राइट, इफ देयर इज नो पावर लॉस, if there is no power loss, यानी कि इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। सो V इनपुट क्या हो जाएगा तुम्हारा? VP इंटू करंट इन दी प्राइमरी कॉइल। पर प्राइमरी कॉइल से ही हम लोग इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इनपुट में हम लोग प्राइमरी वाले टर्म्स को ले रहे हैं और आउटपुट हम लोग सेकेंडरी से ऑब्टेन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू VS इंटू IS। तो यहां से आ जा रहा है VS बाई VP इज इक्वल टू IP बाई IS, और VS बाई VP इज नथिंग बट NS बाई NP। क्लियर है क्या? तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में तुम्हारा VS ग्रेटर देन VP होगा तो करंट का उल्टा रिलेशन आएगा। IP VS ग्रेटर देन VP रहेगा तो IS लेस देन IP हो जाएगा। समझ पा रहे हो? करंट का जो है हमारा उल्टा रिलेशन आ रहा है, देख रहे हो? नंबर ऑफ टर्म्स से उल्टा तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारा चीज तुम्हारे को ध्यान रखना। मेनली जो है ना इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल रहते हैं ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मर में भी जो है तुम्हारे कुछ तरीके, मतलब कि लॉसेस तो होंगे ही। एक तो तुम्हारा क्या रहता है? तुम्हारा रेजिस्टेंस तो रहता है, ये रेजिस्टेंस ऑफ द बाइंडिंग्स। ऑल राइट, लॉसेस का जो है ना खाली छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लो किन किन वजह से लॉस होता है। एक तो फ्लक्स लीकेज। हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारा फ्लक्स लिंक्ड है विद प्राइमरी कॉइल, वही सेम फ्लक्स तुम्हारा लिंक्ड है विद द सेकेंडरी कॉइल। सो यहाँ पर हमारा कुछ तरीके का फ्लक्स का लॉस रहता ही है। फिर नेक्स्ट हो जाता है तुम्हारा रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स। जो तुम्हारे वाइंडिंग्स है, जो तुम्हारे वायर है, यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस को भी नहीं माना है, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस भी रहता है। सेकेंडली तुम्हारा जो कोर होता है वहां पर भी जो है तुम्हारा एडी करंट की वजह से लॉसेस का पॉसिबिलिटी रहता है। एक हो जाता है हमारा हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस में तुम्हारा क्या हो जाता है? जो तुम्हारा कोर है वहां पर उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, तो वो कंटिन्यूसली क्या रहता है? और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्या हो रहा है तुम्हारा? फ्लक्चुएट होता जा रहा है। तो मैग्नेटाइजेशन भी जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, जिसकी वजह से लॉसेज होते हैं। ऑल राइट, तो ये सारे तुम्हारे इस तरीके के तुम्हारे लॉसेज रहते हैं। क्लियर है? सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। एंड अब हम लोग शुरुआत करेंगे एक नए चैप्टर का, एंड वो हो जाएगा हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो तुमको क्या कैसा ऑप्टिक्स चाहिए? ज्योमेट्रिकल नाम नहीं पसंद आया? हाँ ठीक है, बको बको। गुड, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। एंड आज सब लोग क्यों मिस कर रहे हैं? एनीवे, हमारा स्कूल वापस से बंद नहीं,
तो तुम लोग को तो वैसे भी नहीं बुला रहे थे ना, 12th वालों को थोड़ी बुलाते हैं अब। और तो खुले चाहे ना खुले तुमको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बुला रहे हैं क्या अभी स्कूल वाले? भाई अभी तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ओके सो अब हम लोग बात करेंगे अबाउट ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या क्या है? सबसे पहला जो है रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर। हाँ हाँ नहीं खत्म इसको, बड़े बड़े वो वाला ना, एकदम एक ही दिन का टॉपिक है, खत्म। हो गया पहला लेक्चर खत्म। दूसरा लेक्चर भी है, क्या ही है क्या? रिफ्लेक्शन वॉट? अपने मन मन में बात करना पसंद करोगे तुम क्या? ओके ये रहा हमारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के बारे में ये सब तो तुम्हारे को पता ही है। कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉनकेव में तुम्हारा क्या हो जाता है, अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है कॉन्वेक्स के केस में। ऑल राइट, यहाँ पर भी तुम्हारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो हो ही रहा है। किसी भी पॉइंट पर तुम्हारे को नॉर्मल चाहिए रहेगा। कर्व सरफेस के केस में किसी भी पॉइंट पर अगर तुम्हारे को नॉर्मल चाहिए तो तुम क्या करोगे, उस पॉइंट को जो है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दोगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर को पॉइंट से जब हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ये बेसिकली कौन सा डायरेक्शन है, रेडियल डायरेक्शन। और रेडियस जो है किसी भी पॉइंट ऑफ कर्वेचर पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस पॉइंट पर अगर तुम टैंजेंट बनाओगे, उस टैंजेंट के क्या होता है, रेडियस परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल का डायरेक्शन हो जाता है वो हो जाता है पॉइंट से सी के तरफ जो डायरेक्टेड लाइन है। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो कॉन्केव मिरर में तुम्हारा क्या होता है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल इंसिडेंट रेज। अगर इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और ये कौन से रेज के बारे में बात करें हम लोग, पैराक्सियल रेज के बारे में बात करें, एज इन ऐसे रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ज्यादा करीब है। प्रियंका ध्यान इधर। तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट करते हैं फोकस पे। इज दिस पॉइंट क्लियर? एंड कॉन्वेक्स के मिरर के केस में तुम्हारा क्या हो जाता है, दे अपीयर टू डाइवर्ज। सारे पैरेलल लाइंस जो है वो डाइवर्ज कर रहे रिफ्लेक्शन के बाद, बट दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट विच इज कॉल्ड एज फोकस। क्लियर है? एकदम बेसिक बेसिक्स है। उसके बाद जो है यहाँ पर स्फेरिकल मिरर के केस में भी जो है हम लोग सबसे पहले साइन कन्वेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। नहीं हुआ था? ओके हाँ, yes I remember. So sign convention, sign convention, all right. So ये तुम्हारा इस तरीके से है, लेटर से, एंड इधर तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है। जिस तरीके का तुम्हारा लेंस का रहता है वैसा सही तुम्हारा सेम तरीके से साइन कन्वेंशन रहता है। यहाँ पर लेटर से कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो लेफ्ट साइड पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी तुम्हारा ओरिजिन हम किसे मानेंगे, ये जो तुम्हारा सेंट्रल पॉइंट है जिसको हम लोग क्या कह दे रहे हैं, पोल, है ना। ये हो गया तुम्हारा पोल, इसको पॉइंट पी से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर रहता है तुम्हारा ओरिजिन, इसी को हम लोग कह देते हैं अपना ओरिजिन। सो ऑब्जेक्ट से जो है रेज किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, टुवर्ड्स राइट। सो ओरिजिन का राइट साइड हो जाएगा मेरा पॉजिटिव एक्सिस, ओरिजिन का लेफ्ट साइड हो जाएगा हमारा नेगेटिव एक्सिस, ओरिजिन के ऊपर हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ओरिजिन के नीचे हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस। इज दिस पॉइंट क्लियर? ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट को यू से डिनोट करेंगे, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट के टर्म्स में हम लोग सारा सब कुछ समझेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। वी हो जाता तुम्हारा कोऑर्डिनेट, अगेन कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। क्या है, आगे पीछे दाएं बाएं क्या कर क्या रही है, जला दो तुम्हारा नोटबुक, यहाँ पर थोड़ा आग सेक रहे हैं।
कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, एफ हो जाएगा तुम्हारा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, है ना, और आर हो जाएगा तुम्हारा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। डन। ओके, तो इस केस में हमने हमारा ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, u कॉमा 0, एक्स कोऑर्डिनेट। मेरे को ये बताओ u कैसा क्वांटिटी है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नेगेटिव क्वांटिटी है? नेगेटिव, वेरी वेरी गुड। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव एक्सिस पर रखा हुआ है। ऑलराइट, तो u खुद एक नेगेटिव वैल्यू है। ऑलराइट, ये वाले सारे हम लोग हमारा हमारा कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? ओके, सो मेरे को प्रियंका का एक्सप्रेशन याद आ रहा। ऑल राइट, सो इधर क्या हो जाएगा, मिरर फॉर्मूला का प्रूफ करना है हमारे को, रिलेशन बिटवीन यू वी एंड आर फॉर स्फेरिकल मिरर्स। डायग्राम बना लो फटाफट। एक सेकेंड है। अच्छा, तुम लोग का ना, तुम लोगों ने बना लिया होगा, एक तुम लोग का ना मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के केस में ना तुम्हारे को ये वाला इसके थ्रू करो, क्या कहते हैं, जनरली जो है ना वो तुम्हारा इससे एक्सपेक्टेड रहता है रिजल्ट। बना लो डायग्राम, उसको कट करके। ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के थ्रू वाला तुम्हारा जनरली रहता है। घूरती किसको है? चल बना डायग्राम। ओके, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के थ्रू रहेगा। सब लोग मुझे घूरना बंद करो प्लीज। रो लो तो फिर। तुम इतना जोर जोर से हंसेगा मेरे पे, है ना? बुलाना पड़ेगा, मेरे को भी लग रहा है कि ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। जाओ। सो यहाँ पर नहीं नहीं, उस बैच में, वो तो इस बैच, उस बैच में उस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाएगा। उस बैच में नहीं। और वो एफ, और ये जैसे तुम पहले दिन आए थे, नहीं हर दिन तो ऐसा नहीं वो होता ऐसा। और ये शायद से पहला पहला दिन आया था, हाँ जिस दिन ये आया था उसी दिन पता नहीं
बच्चे। अच्छा, उस दिन तुम थे। ओ, उस दिन तुम्हें बहुत गुस्सा आया था। ये रहा। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा। नेमिंग कर देते हैं इसको ए बी। ये हो गया तुम्हारा ए डैश बी डैश। क्लियर है? ये तुम्हारा सी हो गया, ये तुम्हारा एफ हो गया। एंड यहाँ पर जो है ना तुम्हारे को 3 रेज के थ्रू यहाँ पर ना सारा हमारा सिमिलर ट्रायंगल्स वगैरह वाला ही रहेगा। एक रे ऐसा और एक रे तुम्हारा यहाँ से ऐसा। क्या बच्चा? यही तुम्हारे को ध्यान रखना पड़ेगा। और ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों तुम्हारा क्या होता है? सेम होता है। ऑलराइट, एंड इस पॉइंट को नेम कर देते हैं एज P, इस पॉइंट को नेम कर देते हैं एज D। क्लियर है? ओके, सो यहां पर ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC कौन सा हुआ? ये रहा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल A', B', C। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे कि नहीं? है ना? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, एक राइट एंगल है, तीसरा एंगल भी तुम्हारा सेम ही होगा। सो यहाँ पर triangle ABC is similar to triangle A', B', C। All right. So अगर ऐसा केस है अगर हमारे पास, तो AB by A', B' would be equal to BC by B', C। क्लियर है क्या? ओके, सो यहां पर से जो है ना हम लोग पॉइंट डी से अगर एक यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ऑलराइट, और इस पॉइंट को नेम कर दिया अगर एन और पी जो है वो बहुत ज्यादा करीब है। ऑलराइट, यहां पर अब तुम्हारा क्या हो जाएगा? अगेन तुम्हारे पास एक और ट्रायंगल है, ट्रायंगल DNF एंड ट्रायंगल A', B', F। क्लियर है क्या? ये दोनों ट्रायंगल्स अगेन क्या हो जाएंगे तुम्हारे? सिमिलर। सो ट्रायंगल DNF is similar to triangle A', B', F। सो यहां से अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां पर से हमारे पास आ जाएगा DN डिवाइडेड बाई A', B', है ना? DN डिवाइडेड बाई A', B' इज इक्वल टू NF डिवाइडेड बाई B', F। क्लियर है? अब DN जो है इट इज सेम एज AB। DN का लेंथ और AB का लेंथ सेम ही है। सो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट सिंस DN is equal to AB, therefore AB divided by A', B' is equal to NF divided by B', F। सो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? अब इक्वेट कर देंगे। क्लियर है क्या? है ना? इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? BC डिवाइडेड बाई B', C इज इक्वल टू NF डिवाइडेड बाई B', F। यहाँ पर
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला रे को अगर नहीं भी बनाएंगे तभी भी चलेगा, जो ये वाले रेज है ना। हाँ, ये वाले रेज को नहीं भी बनाओगे तभी भी चल जाएगा, ज्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, तुम भी तो थोड़ा सा खिसक सकती हो नहीं। ठीक है, इसका सच रिक्वायरमेंट नहीं है। बस अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, अब हमारे को ये डिस्टेंसेस जो है कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मेट में लिखना रहेगा। ये तुम्हारा क्या है, u कॉमा जीरो, ये है तुम्हारा v कॉमा जीरो। फोकल लेंथ का जो है हम लोग क्या डिनोट करते हैं, f कॉमा जीरो। ऑल राइट, सो अब हमारे पास क्या क्या डिस्टेंसेस है यहाँ पर। जब हम लोग सिमिलर ट्राइंगल यूज कर रहे हैं तब हम लोग डिस्टेंसेस को लिख रहे हैं। तो BC, ये जो लेंथ है तुम्हारा BC, C का तुम्हारा जो ये होता है कोऑर्डिनेट होता है वो क्या हो जाता है तुम्हारा, ये हो जाता है तुम्हारा r कॉमा जीरो एंड r इज ऑल्सो इक्वल टू 2f। क्लियर है, सो ये तुम्हारा हो गया r कॉमा जीरो। क्लियर है, ओके। तो BC अगर मुझे चाहिए, ये वाला लेंथ अगर मुझे चाहिए, तो BC वुड बी इक्वल टू BN और BP दोनों ही क्या रहेगा तुम्हारा, सेम ही रहेगा, है ना। N लाइज वेरी क्लोज टू P, यहां पर लिख दो सिंस N lies very close to P, therefore BC upon B dash C is almost equal to NF में तुम लिख दो NP upon B dash P। क्लियर है, ओके। सो अब हम लोग BC को लिखते हैं। BC तुम्हारा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा तुम्हारा BP माइनस FP। कहाँ पर, हाँ हाँ PF सही, ये तुम्हारा PF हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग फाइनली इस पर आ जाते हैं। अब सबसे पहले जो है हम लोग क्या लिखते हैं, BP को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, BP को लिख लेते हैं, CP को लिख लेते हैं, B डैश P और FP। सो यहाँ पर ही मैं लिख रही हूँ, कौन कौन से को लिखेंगे हम लोग, BP। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, BP जो डिस्टेंस है B से लेकर के P तक का जो दूरी है उसको हम लोग क्या लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट। पॉइंट B का कोऑर्डिनेट क्या है, U। और डिस्टेंस अगर मुझे लिखना रहे BP, डिस्टेंस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, डिस्टेंस 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 पॉजिटिव होता है। तो BP को क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस ऑफ U। बेटा U खुद एक नेगेटिव कोऑर्डिनेट नेगेटिव क्वांटिटी है। जैसे कि अगर मैं ये बोल रही हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है विच इज लोकेटेड एट -2,0, तो तुम क्या समझोगे, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, 2 यूनिट पे 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है। एंड ऑन द लेफ्ट साइड नेगेटिव साइड खाली ये शो कर रहा है कि ओरिजिन से किस साइड पर है। सो डिस्टेंस जब तुम्हारे को लिखना रहा तो तुमने क्या किया, माइनस ऑफ -2 करके मुझे बताया ना, गेटिंग द पॉइंट। सो यहाँ पर ये -2 ही जो है वो उसी को मैं U कह रही हूँ। सो U itself is a negative quantity. Is this point clear? So distance क्या हो जाएगा BP, BP would be equal to minus of U. Any doubt? Similarly तुम्हारा CP क्या हो जाएगा, minus R. All right, C का coordinate is R. Again this is your नेगेटिव क्वांटिटी। R भी जो है वो नेगेटिव क्वांटिटी है क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे यू हैव नेगेटिव एक्स एक्सिस। किसी को कोई भी कंफ्यूजन, यस अर्शियन, डाउट। सो इसको हम लोग ऑल्सो -2f लिख सकते हैं। क्लियर है, सिमिलरली B डैश P क्या हो जाएगा तुम्हारा, B डैश P जो है इसका डिस्टेंस मेरे को बता दो सुजय, B डैश P क्या हो जाएगा, फिर -V। तो नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पर क्यों यूज किया, चलो बताओ। हाँ, तो यहाँ डिस्टेंस को पॉजिटिव नहीं करना था क्या, सो ये हो जाएगा -V। और FP क्या हो जाएगा तुम्हारा सुजय, माइनस ऑफ F।
इज दिस पॉइंट क्लियर? सो दीज आर दी डिस्टेंसेस. किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके. सो यहां पर अब हमारा बीसी, हमारे को बीसी चाहिए था ना. बीसी क्या हो जाएगा तुम्हारा? बीपी माइनस सीपी. ओके. सो बीसी हो जाएगा तुम्हारा बीपी माइनस सीपी अपॉन बी डैश सी. बी डैश सी कैसे लिखेंगे हम लोग भैया? बी डैश सी जो है वो हो जाएगा तुम्हारा सीपी माइनस बी डैश पी, है ना. सीपी माइनस बी डैश पी. सो सीपी माइनस बी डैश पी. माफी, ये तुम्हारा एफ का एफ ही रहेगा, खाली एन को पी में कर. कोई डाउट? ओके. इज इक्वल टू, अब हमारा क्या आ जाएगा? पी एफ. पी से एफ का दूरी तो हमारा एज इट इज ही रहेगा. अब बी डैश एफ को देख लेते फटाफट करके. बी डैश एफ, बी डैश एफ को क्या लिख देंगे हम लोग? बी डैश पी माइनस एफ पी. बी डैश पी माइनस एफ पी. क्लियर है क्या? सो यहां पर अब हम लोग खाली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. बीपी कितना आ गया था? बी से पी माइनस यू आया था, माइनस सी से पी, ये था तुम्हारा माइनस 2f. करेक्ट? यही था ना रे? क्रॉस चेक करते रहो. डिवाइडेड बाई सी से पी का दूरी, अगेन तुम्हारा माइनस 2f माइनस बी डैश पी. बी डैश था तुम्हारा माइनस ऑफ वी, इज इक्वल टू पी एफ माइनस ऑफ एफ अपॉन बी डैश पी माइनस ऑफ वी माइनस एफ पी माइनस एफ. ये था. क्लियर है? सारे डिस्टेंसेस को हमने पुट कर दिया. अब हमारे को इसको सॉल्व करना है. सो ये हो गया तुम्हारा माइनस यू प्लस 2f अपॉन माइनस 2f प्लस b इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस v प्लस f. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते. सो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस यू प्लस 2f इंटू माइनस वी प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू माइनस 2f प्लस v. सो ये हो गया तुम्हारा uv माइनस uf माइनस 2fv माइनस सॉरी प्लस 2f स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2f स्क्वायर, नहीं प्लस 2f स्क्वायर एंड माइनस एफ वी. सो यहाँ से 2f स्क्वायर तो उड़ा, यहाँ पर माइनस एफ वी इधर आ जाएगा तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, या फिर इसको इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा एफ वी. तो ये आ जा रहा है तुम्हारा कितना? यू वी माइनस यू एफ इज इक्वल टू एफ, ये प्लस 2fv हो जाएगा माइनस एफ वी, तो ये हो गया तुम्हारा एफ वी. अब हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइडिंग above रिलेशन बाय UVF. UVF से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा? UV डिवाइडेड बाई UVF माइनस UF डिवाइडेड बाई UVF इज इक्वल टू FV डिवाइडेड बाई UVF. सो UV गया, UF गया, FV गया. सो यहाँ पर आ गया तुम्हारा 1/f माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/u, यानी कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ये हो गया तुम्हारा मिरर फॉर्मूला, है ना. इम्पॉर्टेंट प्रूफ है ये. हो गया सॉल्व? डन. ओके.
सो अब देखो इसमें जो है ना, मैंने जो थर्ड रे बनाया था उस रे की मदद से जो है हम लोग वो प्रूफ कर सकते हैं, क्या कहते हैं तुम्हारा, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के लिए वो वाला रे तुम्हारा यूजफुल रहेगा। सेम रे डायग्राम समझ रहे हो? कुछ लिखना था क्या सुजय? ऊपर का लिख रहा था, तुम नीचे से लिखना शुरू कर रहा है क्या? ऊपर वाला कौन सा? कितना ऊपर? और ऊपर जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो तुम्हारा डायग्राम जो है अगेन सेम रहेगा। कोऑर्डिनेट वाला कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है क्या? कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस का जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, अर्शिया क्लियर है बेटा? ओके, सो ये वाला तुम्हारा डायग्राम रहेगा फॉर मैग्निफिकेशन। नहीं, उसमें मैं चेंज ला रही हूँ, एक मिनट। हाँ, इसने प्रिंसिपल एक्सेस को क्यों उड़ा दिया? यहाँ पर ये वाला रे नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। और मुझे डायग्राम खत्म करना तो पहले। इतना गुस्सा खुद गिरा? अरे ओके, सो यहाँ पर ये और ये वाला लाइन। गया 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 गया। तुम उसको हाथ में पकड़ लो कि क्या जाएगा? उसके बाद अभी लौट के पूरा प्रणाम करो, तुम पूरा अपना ना एक माफी मांगने का जो है पूरा तुम एक प्रक्रिया रखो अपना। मेरे को तो लगता है वो भी तुम्हारे कम लगेगा, लेकिन वो भी 4 बार करेगा। सो यहाँ पर तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो अगेन तुम्हारा ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। क्लियर है? सो यहाँ पर से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये ए बी बाई ए डैश बी डैश, मतलब हमारे को क्या चाहिए यहाँ पर, मैं मैग्निफिकेशन को प्रूफ कर रही हूँ, है ना? चलो जैसे लिख दिया वैसे रहने देते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, बीपी डिवाइडेड बाई बी डैश पी। क्या इस चीज को अग्री कर रहे हो हर कोई? अब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी जो है ना पहले लिख लो, उसके बाद बताते हैं। डन। सो यहाँ पर जो तुम्हारा हाइट होता है ना, हाइट भी जो है यहाँ पर थोड़ा सा डिसीविंग हो जाता है, क्योंकि हाइट अगेन इज कोऑर्डिनेट, है ना? मेरे को अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट चाहिए तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। समझ पा रहे हो? एंड हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए डैश। सो
अगर मैं इसे कह रही हूं HO और इसे कह रहे हैं हम लोग HI, क्लियर है? तो AB का लेंथ अगर मुझे लिखना रहे इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट, तो AB का लेंथ हम लोग क्या लिखेंगे? AB का लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि HO जो है वो तुम्हारा पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये तुम्हारा HO हो गया। और A डैश B डैश का लेंथ को अगर लिखना रहे अगेन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में, तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि HI जो है वो खुद एक नेगेटिव कोऑर्डिनेट है। सो ये हो गया तुम्हारा माइनस ऑफ HI इज इक्वल टू BP। BP लेंथ को क्या लिखेंगे अगेन हम लोग? ये रहा B, माइनस ऑफ U एंड B डैश P माइनस ऑफ V। मैग्निफिकेशन बाय डेफिनेशन क्या हो जाता है? मैग्निफिकेशन जो है वो हो जाता है तुम्हारा HI बाई HO विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ V बाई U। सो ये हो गया हमारा प्रूफ ऑफ मैग्निफिकेशन। क्लियर है क्या? डन। मैग्निफिकेशन का तुम्हारा एक और फॉर्मेट हो जाता है, तुम्हारे पास मिरर फॉर्मूला क्या गया है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको u से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना? मल्टीप्लाइंग विथ u, मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय u, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? u बाई v प्लस 1 इज इक्वल टू u बाई f। तो u बाई v तुम्हारा क्या हो जाएगा? u बाई f माइनस 1। सो u बाई v हो जाएगा तुम्हारा u माइनस f बाई f। सो v बाई u आ जाएगा तुम्हारा f बाई u माइनस f। और मैग्निफिकेशन क्या है तुम्हारा? माइनस v बाई u। नाउ m इज इक्वल टू माइनस v बाई u, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ f बाई u माइनस f। तो ये हो जाएगा तुम्हारा f बाई f माइनस u। सो दिस इज अनदर फॉर्मेट ऑफ मैग्निफिकेशन। ये तुम्हारा यूजफुल इसीलिए रहता है क्योंकि मैक्सिमम केसेस में तुम्हारे को फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ रहता है, और मैग्निफिकेशन निकालने के लिए बोला हुआ रहता है, तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। क्या हो गया? कोई चोर है? ठीक है, ओके। सो अब डायरी ओपन करो एंड स्फेरिकल मिरर। कितना डर डर के खाए हैं? डायरी तो ओपन करने बोल रही हूँ। स्फेरिकल मिरर, सबसे पहले क्या आ जाएगा तुम्हारा? मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और उसके बाद फिर तुम्हारा मैग्निफिकेशन में बच्चों ध्यान रखना क्या रहता है तुम्हारा? HI बाई HO जो है, यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये अलॉन्ग विथ साइन कन्वेंशन है ना? इस चीज को याद रखना है, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई u विच इज ऑल्सो इक्वल टू f अपॉन f माइनस u। तनिषा क्लियर है बेटा? तनिषा कल क्यों नहीं आई थी? तुम्हारा टेस्ट तो ठीक गया है, जो ये स्ट्रेट लाइन वाला रिवाइज, सॉरी प्लेन का रिवाइज की थी क्या? अच्छा अच्छा, तो देखो तुम्हारे को इसी के थ्रू ना आइडिया मिलता रहेगा, समझ रही है कि क्या क्या तुम्हारे को रिवाइज करना चाहिए। और ये जो तुम्हारे डीपीपीज है ना, वो मतलब चैप्टर्स में भी एकदम टॉपिक वाइज है ना? तो इनके मदद से तुम्हारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो है, मतलब डिटेल में कुछ नहीं तो इन्हीं क्वेश्चंस को अगर करेगी ना, तो उसी में तुम्हारा रिविजन हो जाएगा कॉन्सेप्ट्स का, है ना? ट्राई करना कि तुम्हारा मिस नहीं हो रहा है। एवरी डे तो तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहेगा? 45 क्वेश्चंस का होगा एट मैक्स, तो उसमें तुम्हारा 1 hour 15 minutes का जाएगा, है ना?
तो मिनिमम ये वाला कंटिन्यू रखना है ना। सब नहीं नहीं नहीं, विदाउट नहीं है, मैंने ये कोऑर्डिनेट्स, सारे कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मेट में ही पुट करा है। तो HI HO सारे डिस्टेंसेस को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया था, कोऑर्डिनेट। तो V क्या है, V इज योर कोऑर्डिनेट, U इज अगेन द कोऑर्डिनेट, है ना। मैंने डिस्टेंसेस को कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में लिखा तभी जाकर के, तो माइनस ऑफ V पुट किया था मैंने। B' P को जो है यहाँ पर V खुद क्या था, तुम्हारा कोऑर्डिनेट था, खुद एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस को जब मैंने कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा तब मैंने उसको माइनस ऑफ V लिखा है। समझ पा रही है। और HI और HO भी जो है वो उसको भी मैंने अगेन AB और A' B इन डिस्टेंसेस को मैंने कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा है। तो तुम मतलब कोऑर्डिनेट के फॉर्म में समझ लेने से ना हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है। समझ पा रही है क्या चीजों को। ओके सो ये सारा सब कुछ तो हो गया। अब हम लोग घुस जाते हैं किसमें, रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन में तुम्हारा मेनली यही है, मिरर फॉर्मूला में तुम्हारा सॉरी एक मिरर फॉर्मूला हो गया और उसके बाद फिर तुम्हारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब हम लोग आ जाते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में तुम्हारा एकदम बेसिक बेसिक से चीजें रहेंगी। दो चीजें देख लेते हैं तुम्हारा यहाँ पर जो है, एक तो इंसिडेंट रे रहेगा, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तुम बना लोगे नॉर्मल। उड़ जाओ, जाएगा नहीं क्या ये, इसको क्लिक करने से जाए। ओके ये जो नया फॉर्मेट अपने आप से चेंज हो गया ना वन नोट का, ये फिलहाल तो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। थोड़ी सी मैं खुश इस वजह से हूँ, रेनबो आ गया मेरे पास, सारे कलर के पेंसिल, दैट्स व्हाई आई एम थोड़ा हैप्पी। नहीं तो अभी तक रो रो करके मैं ओके सो यहाँ पर जो है ये बेटर लग रहा है मुझे, अब दल बदलू हूँ मैं। सो दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर लाइट जो है वो बेंड कर जा रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो फिर क्या हो रहा है तुम्हारा, ये N1 N2 डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, मतलब रेयरर से डेंसर में जा रहा है ना। N2 इज ग्रेटर देन N1 इस केस में। एंड सेकेंड केस कैसा ले लेंगे, इसी का उल्टा। एंड यहाँ पर ये ऐसा, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ आई एंगल बना रहा है, रिफ्रैक्टेड रे आर एंगल बना रहा है, इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये तुम्हारा N2 N1, तो इस बार ये रेयरर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, यानी कि N2 इज लेस देन N1। ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम जब हम लोग बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम वाला डेंसिटी नहीं है। ऑप्टिकली डेंसर ऑप्टिकली रेयरर का मतलब हो जाता है, हम लोग लाइट के हिसाब से बात कर रहे हैं। जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा है उसे हम लोग कहेंगे रेयरर मीडियम, जिस मीडियम में उसका स्पीड कम हो जा रहा है वो हो जाता है तुम्हारा डेंसर मीडियम। ऑल राइट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम जो है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज refractive index of a medium is also defined as speed of light in vacuum divided by speed of light in the medium. Is this point clear? है ना। तो ये हो जाता तुम्हारा C/V, ये हो गया तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगेन बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें, लेकिन ये तुम्हारे को याद जरूर रहना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ जाता है इसके थ्रू। ठीक है, तुम्हारा C क्या है, C इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये हो गया तुम्हारा स्पीड ऑफ
लाइट इन मीडियम। ऑलराइट, सो ये फॉर्मूला को नोट कर लो अपने डायरी में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्लियर है? ठीक है, डन। सो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब एक हो जाता है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, इसको और कैसे लिखते हैं? इसको लिखने का तरीका एक और होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, एंड दिस इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई n1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा c बाई v2 डिवाइडेड बाई c बाई v1। सो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा v1 डिवाइडेड बाई v2। ऑलराइट, सो अगर n2 इज ग्रेटर देन n1 होगा तो v2, तो यहां पर तुम्हारा क्या आ जाएगा? तुम्हारा उल्टा रिलेशन आ जाएगा। समझ पा रहे हो? इफ n2 इज ग्रेटर देन n1 तो फिर v1 इज ग्रेटर देन v2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें तुम्हारा स्पीड जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। ये फॉर्मूला को भी लिख लो अपने डायरी में। ठीक है, इसे भी नोट डाउन कर लो। एंड यहां पर ना n21 का नोटेशन का मीनिंग भी लिख लेना। दिस इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1, refractive index of medium 2 with respect to medium 1। क्लियर है? हाँ हाँ, उसका मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसका तुम उस मीडियम में तुम्हारा ये तुम देखो ना, v जो है वो कम होगा तभी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना किसी भी मीडियम का 1 से ग्रेटर ही होगा, वैक्यूम का 1 हो जाएगा। क्लियर है? सो ऐसे ही मीडियम को हम लोग ऑप्टिकली डेंसर, किसके टर्म्स में बात कर रहे हैं? ऑप्टिकली, लाइट के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो ऑप्टिकली डेंसर का मतलब ही यही हो गया कि कंपेरेटिवली स्पीड ऑफ लाइट जो है उस मीडियम में कम है, इसीलिए हम लोग उसको ऑप्टिकली डेंसर कह रहे हैं। क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट तुम्हारा आ जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ TIR। इसमें नहीं था TIR। ऑलराइट, सो TIR के केस में तुम्हारा क्या हो जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो तुम्हारा पॉसिबल होगा फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम जब लाइट ट्रैवल कर रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब वो डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो लाइट जो है इट शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऑलराइट, तो जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर एक बेसिक चीज मैं तुम्हारे को बता देती हूँ, द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या हो जाता है? सबसे पहला इंसिडेंट रे नॉर्मल at the point of incidence and refracted ray all lie in the same plane। एंड सेकेंड हो जाता है तुम्हारा, हाँ ये जो तुम्हारा वेरी वेरी गुड स्नेल्स लॉ। आगे साइन आई अपॉन साइन आर, तो ठीक है, आगे बताओ। इज इक्वल्स टू, रुक जाओ अब मैं बताऊंगी। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाता है स्नेल्स लॉ है ना, और ये हो जाता है तुम्हारा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू हो जाता है n2 बाई
N1 या फिर N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R। ऑलराइट, इसमें अगर तुम्हारे को कंफ्यूजन रहे तो इस फॉर्मेट को तुम ध्यान रख सकते हो। यहाँ पे तुम्हारा कैसा रहेगा, जस्ट याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा मीडियम N1 है, ये तुम्हारा मीडियम N2 है। यहाँ पर इंसिडेंट रे है तुम्हारा साइन I हो गया और यहाँ पर तुम्हारा R हो गया। सो यहाँ पर तुम ध्यान रख सकते हो कि N1 मीडियम में तुम्हारा एंगल I है, तो यहाँ पर क्या आ गया N1 इंटू साइन I। N2 मीडियम में तुम्हारा एंगल R है, तो यहाँ पर भी N2 इंटू साइन R आ गया। तो इस फॉर्मेट में तुम इसको इजीली याद रख सकते हो विदाउट एनी कंफ्यूजन। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? ओके, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ TIR। तो हमारे को क्या पता चल रहा है कि साइन I बाई साइन R का रेशियो जो है वो तुम्हारा कांस्टेंट रहता है। ऑलराइट, और वो पेयर ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एंड साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू N1 बाई N2 है, जो एक कांस्टेंट है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को भी क्या होना पड़ेगा, उस रेशियो को कांस्टेंट रखने के लिए बढ़ना पड़ेगा। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे वैसे वैसे तुम देखो यहाँ पर भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। फिर एक पॉइंट पर जो है हमारा क्या हो जा रहा है, हम लोगों ने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना बढ़ा दिया तो कि अब जो है कोई भी लाइट बाहर नहीं जा रहा है, पूरा का पूरा इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। अब इनिशियली भी जो है, पहले भी जो है तुम्हारा इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा था, अभी भी है ना, दोनों केसेस में तुम्हारा इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे को हल्का हल्का सा स्पॉट्स दिख रहे हैं, रिफ्लेक्टेड स्पॉट्स भी। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा कोई भी सरफेस पे जो है ना हमेशा पार्शियल रिफ्लेक्शन या फिर पार्शियल रिफ्रैक्शन ही होता है। लेकिन जब TIR का कंडीशन मीट होता है तब 100% रिफ्लेक्शन होता है। समझ पा रहे हो? इसीलिए वी यूज द टर्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इनिशियली क्या बोल रहे हैं हम लोग, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रहा है, पार्शियली रिफ्रैक्ट हो रहा है और पार्शियली लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते रहते हैं तो अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ता रहता है और एक पॉइंट के बाद जाकर के पूरा का पूरा लाइट जो है इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, जिस वजह से हम लोग कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है क्या ये बात? तनिषा, हिमानी, क्लियर है? ओके, सो यहाँ पर अब हेडिंग दे दो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। सो एक एंगल आ जाता है तुम्हारा क्रिटिकल एंगल, है ना, यहाँ पर क्रिटिकल एंगल पे होता क्या है, जस्ट जो है लाइट रिफ्रैक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर लाइट जो है वो ग्रेज करता हुआ जा रहा है। ये तुम्हारा क्रिटिकल एंगल हो जाता है जहां पर लाइट जो है वो ग्रेज करता हुआ जा रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। इससे थोड़ा सा भी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो TIR हो जाएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर हम लोग एयर मान ले तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 1 ही मान लेते हैं, एंड नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n अगर मान लेते हैं, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। सो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, n साइन I इज इक्वल टू 1 इंटू साइन R, है ना। हम लोग एयर को कंसिडर करके ही मान रहे हैं, तो यहां से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, साइन I इज इक्वल टू साइन ऑफ R जो है वो 90 डिग्री है डिवाइडेड बाई n। तो साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1, तो साइन I, और ये I भी जो है वो तुम्हारा क्रिटिकल एंगल है, तो साइन ऑफ IC इज इक्वल टू आ जाता है तुम्हारा 1 बाई n। क्लियर है? वैसे तो तुम जनरल रिलेशन भी देख सकते हो, जनरल रिलेशन में तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n1 कह दो और यहाँ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n2 कह दो, तो n1 साइन IC इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ R, तो साइन ऑफ IC इज इक्वल टू n2 बाई n1 साइन ऑफ 90 डिग्री। ऑलराइट, तो यहाँ से तुम्हारे पास साइन IC इज इक्वल टू n2 बाई n1। लेकिन जनरली ना ये चीज प्रूव करने के लिए पूछा जाता है, यही तुम्हारे को प्रूविंग के लिए आएगा, तो यानी कि यहाँ पर अंडरस्टूड रहता है कि जो बाहरी मीडियम है, जो रेयरर मीडियम है, वो तुम्हारा एयर ले रहा है, और एयर और वैक्यूम में
हमारा ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं रहता है स्पीड ऑफ लाइट में, थोड़ा सा कम होता है, इसलिए हम लोग एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लगभग 1 ही ले लेते हैं। क्लियर है? इस रिलेशन को भर दो अपने डायरी में। कंडीशन फॉर TIR, अगेन अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। लाइट मस्ट ट्रैवल, तो इस चीज को लिखोगे अपने डायरी में भी, लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू rarer medium and angle of incidence is greater than the critical angle, है ना? critical angle भी पूछा जा सकता है, at critical angle of incidence R is equal to हो जाता है तुम्हारा 90 डिग्री। इन्हें लिख दो। क्लियर है? ठीक है, सो यहीं पर रहने देते हैं। कल जो है हमारा शुरू रहेगा वो लेंस मेकर फॉर्मूला वगैरह वगैरह रहेगा, ठीक है? ऑप्टिक्स में तुम लोगों का होम असाइनमेंट जो है बड़ा सा मिलेगा काफी, क्योंकि उसमें तुम्हारे न्यूमेरिकल्स खूब सारे रहेंगे। ये तुम्हारा एक अगेन ऑप्टिक्स से जो है ना काफी वेटेज का रहेगा सवाल, तो इस वजह से जो अगेन मतलब कि अभी तुम्हारा EMI और AC वाला देख रहे हो ना कितने छोटे छोटे से, ऑप्टिक्स अगेन तुम्हारे को एक बड़ा सा मिलेगा। फिर बाद वाले चैप्टर्स तो उसके बाद वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न में तो एक एक चैप्टर एक एक दिन में होने लायक है, ठीक है? ओके।